ईरान एक ऐसा देश जिसे हर सुपर पावर ने कभी ना कभी झुकाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया। ये सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है जिसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं और जिसकी कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। अब जरा पीछे चलते हैं। करीब 550 BC, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अब भी छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी, तब एक नाम उभर कर सामने आया, साइरस द ग्रेट। उसने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, उसने एक एम्पायर खड़ा किया, पर्शियन एम्पायर, इतना बड़ा कि इजिप्ट से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। लेकिन इसकी असली ताकत सिर्फ इसकी सेना नहीं थी, बल्कि उसका तरीका था। वो लोगों को जीतकर गुलाम नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें उनकी पहचान के साथ जीने देता था। रिलीजन की आज़ादी, ऑर्गेनाइज सिस्टम और ट्रेड रूट्स, ये सब उस दौर में जब बाकी दुनिया अभी वहां तक पहुंची ही नहीं थी। इसलिए पर्शिया सिर्फ ताकत नहीं था, ये एक सोच थी। लेकिन जैसा हर एम्पायर के साथ होता है, इसका भी अंत आया। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमला किया, परसेपोलिस जला दी गई, शहर तबाह हो गए। लेकिन एक चीज नहीं टूटी, पर्शियन आइडेंटिटी। लोग बचे रहे, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सब जिंदा रही। और यही ईरान की पहली असली ताकत थी, हर हाल में सरवाइव करना। समय बीतता गया, पार्थियंस आए, फिर ससेनियंस, और ईरान फिर से एक मजबूत ताकत बन गया। लेकिन फिर एक और बड़ा मोड़ आया, 7वीं सदी, जब अरब आर्मीज यहां पहुंची और साथ में आया इस्लाम। ईरान बदल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। यहां एक नया मिक्स बना, पर्शियन कल्चर और इस्लामिक फेथ का, और यही मिक्स आज तक इस देश की पहचान बना हुआ है। फिर आता है एक और अहम दौर, सन 1501, जब सफाविद डायनेस्टी ने ईरान को फिर से एकजुट किया और एक बड़ा फैसला लिया, शिया इस्लाम को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं था, यहीं से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की नींव पड़ी और सुन्नी शिया डिवाइड की कहानी शुरू हुई, जो आज भी जारी है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 1800s, ईरान अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, और जैसे ही कोई देश कमजोर पड़ता है, बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर आते हैं। ब्रिटेन और रशिया दोनों इस देश पर अपना असर जमाना चाहते थे, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी थी। ऑयल सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। ईरान एक चेस बोर्ड बन गया, जहां खेल कोई और खेल रहा था। फिर आया मॉडर्नाइजेशन का दौर, 1925। रेजा शाह ने देश को बदलना शुरू किया। रेलवेज बनी, एजुकेशन सिस्टम बदला, मिलिट्री मजबूत हुई, सब कुछ तेजी से बदल रहा था। लेकिन इस बदलाव के साथ आया कंट्रोल। उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह के समय ये और बढ़ गया। सीक्रेट पुलिस, फ्रीडम की कमी और पश्चिमी असर। लोगों को लगने लगा ये बदलाव उनका नहीं है। और फिर 1979, सब कुछ फट पड़ा। लाखों लोग सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट्स, गुस्सा और आखिरकार रेवोल्यूशन। मोनार्की खत्म हो गई और आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान बना इस्लामिक रिपब्लिक। अब यहां सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, पूरा सिस्टम बदल गया था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1980, इराक ने ईरान पर हमला कर दिया और शुरू हुआ 8 साल लंबा एक बेहद खतरनाक युद्ध। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए। लेकिन ईरान फिर भी नहीं टूटा, बल्कि यहीं से उसने एक नई चीज सीखी। सीधी लड़ाई से ज्यादा असरदार होती है स्ट्रैटेजी। आज का ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक नेटवर्क है। मिडिल ईस्ट में इसके एलाइज फैले हुए हैं, लेबनान, इराक, सीरिया, येमेन, जहां ईरान सीधे नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी पावर। और फिर आता है सबसे बड़ा मुद्दा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है ये एनर्जी के लिए है, लेकिन दुनिया को डर है कि ये वेपन्स तक पहुंच सकता है। सैंक्शंस लगे, डील्स हुए, टूटे, लेकिन ईरान नहीं रुका। आज वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बस एक कदम दूर मानी जाती है। और इसी वजह से यूएसए, इजराइल और कई देश इसे एक बड़ा थ्रेट मानते हैं। रीसेंट सालों में साइबर अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, टारगेटेड किलिंग्स और इनडायरेक्ट वॉर्स लगातार बढ़े हैं। कई बार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सीधी जंग का डर बनने लगता है। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद ईरान गिरता क्यों नहीं? क्योंकि इसकी असली ताकत ना आर्मी है, ना इकोनॉमी, बल्कि रेजिलियंस है। हर बार गिरकर फिर उठना। हजारों सालों में एम्पायर्स आए गए, हमले हुए, शासन बदले, लेकिन ईरान हर बार बचा रहा।
और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। आज का ईरान एक पैराडॉक्स है, पुराना भी है और नया भी, अलग थलग भी है और प्रभावशाली भी, खतरा भी है और सर्वाइवर भी। और शायद यही वजह है कि ईरान को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।